यूक्रेन और रूस तनाव के मामले में लगातार एक के बाद एक और बहुत तेजी से गतिविधियां बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से आधे घंटे बाद संबोधित करेंगे मीडिया को। क्या कहते हैं वो, इस पर नजरें हमारी टिकी हुई हैं। यूक्रेन से संकट को लेकर युद्ध की आशंका बढ़ी है, नेटो के चीफ ने यह बात कह दी है। हम क्यों आपको ये खास कवरेज दिखा रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। अव्वल तो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आधे घंटे में संबोधित करने वाले हैं मीडिया को। पुतिन के हिसाब से ये समझिए कि रशिया में जो सांसद हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को रूस के बाहर सेना की तैनाती की इजाजत दे दी है। नेटो चीफ ने बयान दिया है कि यूक्रेन पर हमले को तैयार है रूस। अमेरिका की तरफ से भी इस तरह के बयान आ गए हैं कि इसे घुसपैठ माना जाएगा, इन्वेजन माना जाएगा, यानी कि यूक्रेन के उन दो प्रांतों को जिसको रिकॉग्नाइज कर लिया है रूस ने, एक तरह से वहां पर अगर उसकी सेना की तैनाती होती है तो युद्ध कितना दूर रह जाएगा। रूसी संसद ने पुतिन को जो सेना के इस्तेमाल की तैनाती की इजाजत दे दी है रूस के बाहर, ये एक बड़ी गतिविधि है और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के संबोधन का इंतजार अब सबको है। तेजी से चीजें बदल रही हैं, तेजी से जमीनी हालात बदल रहे हैं। रूस की संसद की उस इजाजत के बाद पुतिन ने खुलकर कहा कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने मिन्स्क अग्रीमेंट के बारे में कहा कि अब उसके मायने नहीं रह गए हैं, जिसके बाद नेटो का बयान आया और युद्ध की आशंकाओं पर नेटो की ओर से भी मुहर लगाई गई है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर लग गई हैं, क्योंकि हंगरी ने भी यूक्रेन से लगती अपनी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। Continue to deploy arms and weapons in Ukraine. It is time to demilitarize modern Ukraine, because this is the main factor, the only factor that can be observed objectively and that we can control. Everything can change overnight. हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में अशोक सजनहार जो कि पूर्व राजनयिक हैं। इस समय जो हालात चल रहे हैं, रूस की तरफ से जो बार बार बयान आते हैं, आज रूस के हिसाब से जो गतिविधियां हुई हैं, जनरल बख्शी पहले आपसे मैं समझना चाहती हूं कि रूस की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से उसने आज दो प्रांतों को रिकॉग्नाइज करके एक तरह से उस ओर कदम बढ़ा दिया है, आपकी सैन्य समझ क्या ये कहती है कि रूस जो कह रहा है और आक्रमण जो हो सकता है यूक्रेन पर, उसकी आशंकाएं हैं? क्या युद्ध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आशंकाएं हैं। देखिए, जो रूस की 12 कोर हैं, जिनको वो कंबाइंड आर्मीज बोलते हैं, 12 में से 11 यूक्रेन के चारों तरफ तैनात हो गए हैं। रूस की जो 41st आर्मी है, 41st कोर जो है, वो बेलारूस में एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज 20 फरवरी को खत्म होनी थी, उसको एक्सटेंड कर दिया। वो जो ट्रूप्स वहां से वापस नहीं हट रहे। याद रहे, बेलारूस के इलाके से रूसी फौजें सीधा यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर सकती, दावा बोल सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस ने अपने जो Su-35 फाइटर बॉम्बर्स, अपने जो इस्कंदर जो है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, अपने जो उनके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक्स वगैरह बिल्कुल फॉरवर्ड पोजीशन में लगा दिए हैं, जिससे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो नोटिस पे हमला कर सकते हैं। जनरल बख्शी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, हम दोबारा वो कनेक्ट करवाते हैं। जी, हम दोबारा कनेक्ट करवाते हैं, कुछ ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है। अशोक सजनहार जी,
आपके हिसाब से मौजूदा हालात क्या इशारा कर रहे हैं? आज की तारीख में दुनिया के अधिकतर देश समझते हैं कि युद्ध लड़ने की कीमत क्या होती है। क्या रूस उस कीमत को समझ रहा है या फिर उसकी चेतावनियों में हम संजीदगी देखें? देखिए, शुरुआत से ही रूस ये कह रहा है जो ये इसको मेंबर नहीं बनना चाहिए, सदस्य नहीं बनना चाहिए नेटो का यूक्रेन को, क्योंकि अगर वो ऐसे बनता है तो वो उसके लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इसी बात को लेकर वो अड़ा हुआ है। और अभी भी आपने जो देखा है, 2-3 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई हैं। एक तो कल रात को जो राष्ट्रपति पुतिन का 1 घंटे का करीब उनका टेलीवाइज्ड एड्रेस टू द नेशन था। फिर उन्होंने अपने जो सारे सिक्योरिटी पर्सनल से उनसे बात की, जो हमें आगे क्या करना चाहिए। और उसके तुरंत बाद उन्होंने ये कह दिया, ये रिकॉग्नाइज कर दिया डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क। देखिए श्वेता जी, उसमें 2-3 चीजें हैं जो थोड़ी सी अभी अनक्लियर हैं, क्योंकि लुहांस्क और डोनेट्स्क जो रीजन है, जो प्रोविंस है, वो बहुत बड़े हैं, परंतु जो ये सेपरेटिस्ट के पास है, जो अलगाववादियों के पास, उनके कंट्रोल में जो एरिया है वो उससे काफी छोटा है। देखिए, अभी तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये नहीं आई है। जो उन्होंने पहले तो आया था, जो उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा तो रूस के जो टैंक्स थे और आर्मी थे और एपीसी थे, वो सब अंदर मार्च करना शुरू कर गए और उन्होंने यूक्रेन के साथ जो सीमा है वहां पर जाकर तैनात हो गए। परंतु अब खबर ऐसी आ रही है, जो रूस की जो पार्लियामेंट है उसने अभी अभी ये अप्रूवल दिया है, ये परमिशन दिया है राष्ट्रपति पुतिन को, उनके मांगने पर, उनके कहने पर, जो जहां पर भी वो दुनिया में चाहे अपनी फौजों को तैनात कर सकते हैं। तो अब ऐसा प्रतीत होता है जो यहाँ पर वो जो डोनबास का एरिया है, जो लुहांस्क और डोनेट्स्क का एरिया है, उसमें वो अपने सैनिकों को, अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको पोस्ट करेंगे। और इसका मतलब है जो उन्होंने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को, उसकी स्वायत्तता को, उसकी अखंडता को उन्होंने उसको वायलेट किया है। तो इसको देखते हुए अब जो पश्चिम के देश हैं, जैसे अभी जो बाइडेन साहब का, उन्होंने कुछ सैंक्शंस वहां पर अनाउंस करने हैं। अभी बातचीत यही हो रही है। जो अभी जो थोड़े बहुत उन्होंने सैंक्शंस अनाउंस किए हैं वो इतने ज्यादा मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो रूस के ऊपर अगर वो सैंक्शंस कोई अनाउंस करते हैं, कोई बैंकिंग सिस्टम पर करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी पर करते हैं, या किसी लोगों पर करते हैं जो कि राष्ट्रपति पुतिन के बिल्कुल इर्द गिर्द हैं, तो मेरे विचार से वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, वो ज्यादा उसका मतलब होगा, मायना होगा। अभी तक जो उन्होंने कहा है वो केवल डोनबास रीजन में, जो वहां पर कोई अमेरिकी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो बड़े ही सिंबॉलिक है। तो अभी देखना पड़ेगा आधे घंटे में जो बाइडेन क्या कहते हैं। जो यूके के, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी कुछ सैंक्शंस अनाउंस किए हैं। जोसेफ बोरेल जो है ईयू के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कुछ अनाउंस किए हैं। तो उनको जरा देखना होगा, समझना होगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण मेरे विचार से जो बाइडेन करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। वाकई वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जनरल बख्शी, चूंकि एक इतिहास रहा है रूस और अमेरिका का, और राष्ट्रपति पुतिन को जिस तरीके से पूरी दुनिया समझती है, जिस तरह का नेतृत्व, जिस तरह के नेता वो हैं, जिस तरीके से वो आक्रामक फैसले लेते हैं, आपको लगता है कि अगर सैंक्शंस ईयू की तरफ से अनाउंस हो रहे हैं, अगर वेस्ट के बाकी देशों की तरफ से हो रहे हैं, अगर जो बाइडेन भी आकर कुछ कहते हैं, और यहां पर व्लादिमीर पुतिन अपनी पार्लियामेंट से वो इजाजत ले चुके हैं कि वो बाहर सेना भेजना चाहते हैं, तो वो इन सारे कदमों के बाद रुकेंगे जो निर्णय वो अपने मन में ले चुके हैं इस समय? देखिए, ये जो हो रहा है, जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो क्लियरली पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं ईस्टर्न यूरोप में। ठीक है, उनको लगता है कि जो मिलिट्री ताकत का समन्वय है वो काफी अब उनके हक में आ चुका है, स्पेशली जब से S-400, S-500 मिसाइल सिस्टम्स उनके ऑपरेशनल हो गए हैं, जो कि नेटो और अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकते हैं। तो अब मतलब क्लियर उनको अपने बैकयार्ड में मिलिट्री सुपीरियरिटी है, एंड ही वांट्स टू मेक इट काउंट। उन्होंने अपनी रेड लाइंस डिफाइन की थी
दिसंबर में उन्होंने जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी थी, जिनमें उन्होंने रिटर्न एश्योरेंसेस मांगे थे कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, 14 देश जो वॉर्सो, फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जो नेटो में शामिल हुए हैं, उनमें ऑफेंसिव वेपन्स डिप्लॉय नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि। वो ही इज आस्किंग फॉर अ मनरो डॉक्ट्रिन इन यूरोप, ठीक है। तो ये, और वो किस बूते पे कर रहे हैं? उनकी मिलिट्री ताकत। जहां तक मिलिट्री ताकत का सवाल है, अमेरिका ने, नेटो ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के रक्षा के लिए वो कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे। मतलब क्लियर है कि वो भी समझते हैं कि रूस के बैकयार्ड में उससे टक्कर लेना अकलमंदी का काम नहीं होगा। वो केवल और केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब चीन के की मदद होते कितना ये इकोनॉमिक सैंक्शंस बाइट करेंगी। यूएस के, रशिया के फॉरेन रिजर्व्स भी काफी बिल्डअप हो गए हैं। ऑयल प्राइसेस जो ऊपर गई है उसने भी काफी उसकी इकोनॉमी को मदद की है। सिंपल बात है कि अभी तक कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन की थ्रेट रूस को डिटर नहीं कर पाई है। रूस की डेडलाइन जो है वो डोनबास में दोनेत्स्क और लुहांस्क नहीं, वो है कि यूक्रेन के लिए रिटन गारंटी चाहिए कि उसको नेटो में नहीं आएगा। अमेरिका और नेटो ने कहा है कि ये जो रूस की, जो यूक्रेन की सॉवरेनिटी है उसको इन्फ्रिंज करता है, कि वो क्या, किस प्रकार की सरकार होगी, डेमोक्रेटिक या कैसी, क्या क्या वो जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट करेंगे, किस ब्लॉक में जाएंगे, इसको उन्होंने कहा है कि रूस इस पे जोर नहीं डाल सकता, रूस इसको इंसिस्ट नहीं कर सकता, उसको हक नहीं है। तो इसके चलते रूस की रेड लाइंस मीट नहीं हो रही। देखिए, जो मिलिट्री हालात है वो बिल्कुल 2008 में जैसे जॉर्जिया में थी वैसी है। जॉर्जिया में भी अबकाजी और ओसेटिया, 2 प्रांत जो थे जहां रूसी भाषाई लोग थे, वो रिवोल्ट में थे। और जब वहां के तत्कालीन प्रेसिडेंट साहब ने, जो नेटो में ज्वाइन करना चाहते थे, नेटो ज्वाइन करने की उन्होंने बताई, और बुचारेस्ट कॉन्फ्रेंस में जो कि 2008 में हुई थी, उसमें कहा गया कि हाँ, हम कंसिडर कर सकते हैं जॉर्जिया और यूक्रेन को एज मेंबर्स ऑफ नेटो। तब रशिया ने कहा कि ये रेड लाइन है, उसने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए थे। और जब जॉर्जिया ने छोटे मोटे हमले शुरू किए ओसेटिया के ऊपर, तो जवाबी कार्रवाई में उन्होंने पहले साइबर अटैक किया, और फिर उनकी एक 58 आर्मी जो थी वो ओसेटिया में घुसाई, और उनके नेवल फोर्सेस जो थे उन्होंने जाके कब्जा कर लिया अबकाजी के ऊपर। दोनों जो प्रांत थे जो रूस क्लेम कर रहा, जो रूसी भाषी थे, उनको उन्होंने कब्जा करके, उन पे रेफरेंडम करके उनको इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया। ठीक वैसी ही हालत यूक्रेन में है। अब देखिए, जब वो उनके ट्रूप्स मूव फॉरवर्ड हो गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे जाने की भी अब कुछ जो है विकल्प बन रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक क्लैशेस होंगे। जहां काइनेटिक क्लैशेस होते हैं, रूस के पास 2 ऑप्शन है। एक है लिमिटेड वॉर ऑप्शन, दूसरा है फुल स्केल ऑप्शन। लिमिटेड वॉर ऑप्शन में वो खार्किव और मारियोपोल और ओडेसा जैसे जो पोर्ट हैं 2, इनको पकड़ लेगा, पूरी कोस्ट लाइन पे यूक्रेन की कब्जा कर लेगा, और जो है डोनेत्स्क और ये जो लुहांस्क को तो उसने ऑलरेडी कब्जा कर ही लिया है। ये लिमिटेड है जहां पे उसका उसको बिल्ट अप एरियाज में फाइटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा है फुल स्केल ऑप्शन, इसमें वो सीधा बेलारूस से हमला करेगा कई राजधानी के ऊपर, प्रेसिडेंशियल पैलेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वगैरह, ये जो कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। और मैं समझता हूं कि उसका जो ऑप्शन है कि वो भारी एयर पावर, भारी रॉकेट पावर, भारी क्रूज मिसाइल पावर और अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का लगा के जबरदस्त हमला करेगा, तेजी स्पीड से हमला करेगा, जैसे हमने बांग्लादेश में किया था। और उसका मुद्दा होगा, जो प्रोफेसर मीरशाइमर है अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा है रूस का एम ये नहीं होगा कि वो जमीन पे कब्जा करे, रूस का एम होगा कि वो रेक यूक्रेन, ऐसा बुरा हाल करे कि एज अ वाइबल स्टेट वो
वो सरवाइव ना कर सके। ठीक है साहब, और फिर वो खाली कर देगा कि हाँ माई पर्पसेस हैव बीन अचीव्ड, ताकि एक क्लियर मैसेज पूरे यूरोप, पूरी दुनिया को चला जाए कि अपने बैकयार्ड में रूस अब कोई जो है बुलिंग नहीं सहन करेगा, कोई नेटो का फॉरवर्ड ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं सहन करेगा, और जॉर्जिया और यूक्रेन उसकी रेड लाइंस हैं। वो चाहता है कि यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पोस्ट कोल्ड वॉर पूरा रीनेगोशिएट किया जाए। सैंक्शन तो उस पर लगनी शुरू हो गई है, लगी गई है, तो अब कोई चीज उसको रोकने के लिए नहीं है। व्हाई शुड ही नॉट गो फॉर द फुल स्केल ऑप्शन? पुतिन को मालूम है, रूस को अच्छी तरीके से मालूम है कि इस तरह की गतिविधियां अगर होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया अपनी तरफ से जो चेतावनी है वो भी दे रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल कुलकर्णी, रूस एक ही सधे हुए कदम के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ नेटो के हिसाब से बात आगे बढ़ने नहीं दे रहा है जो उसे एक सैन्य चैलेंज दे सके, और दूसरी तरफ ईस्टर्न यूक्रेन में जो उसकी गतिविधियां हैं जो अब पूरी तरीके से दुनिया को एक ऐसी असमंजस की स्थिति में घसीट रही हैं कि युद्ध के बादल छाए हैं, इससे कोई इनकार इस समय कर नहीं सकता। अमेरिकी घोषणाओं पर तो इंतजार रहेगा, जो बाइडेन क्या कहते हैं उस पर तो इंतजार रहेगा, लेकिन आपके हिसाब से इस समय की परिस्थितियां क्या युद्ध की ओर इशारा कर रही हैं, या फिर रूस एक परोक्ष युद्ध की ओर ही बढ़ेगा, धीरे धीरे सिर्फ यूक्रेन पर उस तरह से शिकंजा अपना रखेगा कि उसका दबदबा रहे समूचे यूरोप में, समूची दुनिया में? श्वेता जी, मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है और रूस हमला मेरे राय में नहीं करेगा। रूस पूरी तैयारी है, और अभी नहीं, पिछले 1 महीने से, और तकरीबन आप लगा ले पिछले 6 महीने से धीरे धीरे वो ट्रेनिंग की मदद से वो यूक्रेन की सीमाओं पर पहुंच गया है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि यूक्रेन को तकरीबन रूस ने सब जगह से घेर रखा हुआ है। उसके 1.25-2 लाख सैनिक अति आधुनिक हथियारों के साथ सीमाओं पर लगे हुए हैं, तो रूस को हमला करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यूक्रेन में काबिलियत नहीं है, और यूक्रेन भी कभी कुछ नहीं सोच सकता है, और नाटो तो कुछ भी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ लिप सर्विस ही होगा, या ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी भी जो सैंक्शन घोषित किए हैं पिछले कई दिनों से लगातार जो अमेरिका की तरफ से बुलेटिन आ रहे हैं, आज हमला होगा, कल हमला होगा। आपको लगता है ये सब कुछ होते हुए करते हुए आपने देखा क्या सैंक्शन लगे हैं? उनको इनका जो डीलिंग है, चाहे वो लुहांस्क हो या डोनेट्स्क, दोनों जो रिपब्लिक जिसका मान्यता रूस से दी है, उनके साथ उनकी बहुत ही लिमिटेड डीलिंग है। ये अभी तक जो भी सैंक्शन हुए हैं एब्सोल्युटली सिंबॉलिक सैंक्शंस है। इसी से पता चलता है कि उनको मालूम है कि दबदबा रूस का है, रूस चाहे तो वो कर सकता है, तो रूस करेगा नहीं। रूस को भी मालूम है कि अगर वो करता है तो इंसर्जेंसी की स्थिति पैदा हो जाएगी पश्चिमी यूक्रेन के अंदर, और रूस नहीं चाहता है। क्योंकि अगर आप जॉर्जिया वाले में देखें, जिस प्रकार से अब्खाज़ी और साउथ एसेट में हुआ था, उस ऑस्ट्रेलिया और अब्खाज़िया में जो हुआ उसमें रूस के भी काफी सैनिक मारे गए, वैसे जॉर्जिया के भी काफी सैनिक मारे गए। ऐसी हालात रूस नहीं चाहता है, और जिस प्रकार से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, अभी तक जो कुछ भी हो रहा है रूस के साथ हो रहा है, और रूस अपने लिमिटेड जो एम है रूस का, वो मुझे लगता है रूस ने हासिल कर लिया है। अब जब रूस को भी उसके पार्लियामेंट ने पुतिन को पूरी मान्यता दी कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैनिक को अपने रूस के हाथों के पास, लेकिन रूस जरूर इस्तेमाल करेगा जब अगर जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि ये दोनों गणराज्यों को जो मान्यता मिली है उन्होंने तो इन्वाइट किया है। अब उन्होंने जब इन्वाइट किया है तो ये पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर जाके वहां पर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी भी जो सीज फायर है, मिन्स्क एग्रीमेंट का जो सीज फायर है, उन दोनों में 15 किलोमीटर का अंतर है। यूक्रेनियन आर्मी और ये जो सेपरेटिस्ट थे जिनको सपोर्ट था रूस का, तो मुझे नहीं लगता है मेरी राय में, क्योंकि रूस जो विश्व ने करना था, जापान सैंक्शन लगा रहा है। सैंक्शन किसके लग रहे हैं? सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव के ऊपर, और इसके ऊपर क्या छोटे इमेज शेयरिंग। तो ये जो छोटे मोटे सैंक्शन लग रहे हैं उसके ऊपर रूस को कोई फिक्र नहीं, तो सारा का सारा चीन से उनके लिए आ जाएगा। तो ऐसी हालत में जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है उसका सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। जर्मनी को अभी गैस मिलने में कोई परेशानी हो रही है? नहीं हो रही है। और इसके लिए
तो मेरी राय में श्वेता जी ऐसे नहीं लगता है मेरे को कि कुछ जबरदस्त कुछ रूस करने वाला है। जरूर यूएस की तरफ से अभी आप सुनेंगे बाइडेन जो कहेंगे, आवाज जरूर करेंगे, जरूर वो कोशिश करेंगे दबाव डालने की। तो रूस का जो लिमिटेड उसका ऑपरेशनल ये था, क्या उसको बोलेंगे कि उसकी जो एम था वो उसने अचीव कर लिया है, उससे ज्यादा नहीं थी। जॉर्जिया में भी 20% के ऊपर आज भी रूस का दबदबा है और वो दोनों इलाके उसके पास है। इस तरह ये तकरीबन 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है डोनबास का। हाँ, जरूर मैं कहूंगा कि जो लैंड रूट है, क्योंकि सी ऑफ अजोव जो है वहां से क्रीमिया से लेकर, क्योंकि सी के द्वारा डोनबास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मारिउपोल और ओडेसा दोनों लैंड कनेक्टिविटी हो जाता है क्रीमिया से और एग्जिस्टिंग डोनबास रीजन का, तो फिर क्या वो बोलते हैं नोवा रशिया, मतलब न्यू रशिया, ईस्ट यूक्रेन को क्लीन डिवाइड करेगा, ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन। और ईस्ट यूक्रेन के लिए फिर उसके पास कंप्लीट है, वो बफर हो जाता है उसके लिए। लेकिन अभी जो हालात है, मुझे नहीं लगता है रूस इससे ज्यादा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रूस का दबदबा भारी है। रूस ने जो करना था, दिखाना था, रूस ने दिखा दिया है और विश्व भी जानता है कि रूस की काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं है। रूस जो चाहे कर सकता है, पश्चिमी देश कुछ भी नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में सैंक्शन लगाने के वाकई कुछ भी नहीं कर सकते। जनरल बख्शी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एम्बेसडर सज्जन हाथ पहले आपसे, चूंकि यूरोपियन यूनियन के साथ आपके अनुभव को समझना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई ये जो सैंक्शंस हैं वो एक तरह से सिंबॉलिक ही कहे जाएंगे? क्या वाकई रूस के लिए उनके कोई मायने नहीं रह जाएंगे? और ऐसे में अगर जो बाइडेन कुछ देर बाद आकर इस तरह के सैंक्शंस की घोषणा भी करते हैं तो वो किस हद तक डेटरेंट होगा रूस के इन एक्शंस के लिए, इन अग्रेसिव एक्शंस के लिए? देखिए, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा इसमें। श्वेता जी, जो एक हमारे और पैनलिस्ट ने भी कहा है, बड़ी अच्छी बातें कही हैं उन्होंने। परंतु पहले अगर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं तो मेरे विचार से मेरे ख्याल से रूस एक ऐसा देश है श्वेता जी, जो कि सबसे ज्यादा उसने सैंक्शंस सहे हैं पिछले 20, 25, 30 सालों में। तो इसीलिए उसको ये सैक्रिफाइस करने का, उसको ये त्याग करने का बहुत ही तजुर्बा है, बहुत ही अनुभव है। और जब भी वो ऐसे सैंक्शंस लगते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन अपने को और भी ज्यादा प्रोजेक्ट कर पाते हैं एज अ नेशनलिस्ट, एज अ रशियन नेशनलिस्ट। तो इसीलिए जो नॉर्मल सैंक्शंस हैं मेरे विचार से, उससे उसको इतना ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। 2-3 चीजें हैं जहां की नुकसान हो सकता है। सबसे पहली चीज तो यही है नॉर्ड स्ट्रीम 2 की, जो जर्मनी ने उसका सर्टिफिकेशन को बंद कर दिया है। तो अगर वहां से गैस नहीं आती है तो ये भी मानकर चलना पड़ेगा ये जो सैंक्शंस होते हैं, और पर्टिकुलरली अगर गैस के एक्सपोर्ट की बात है रूस से जर्मनी, यूरोप में, तो ये जैसे डबल एज स्वॉर्ड है, दुधारू तलवार है, जो अगर इसका एक नुकसान रूस को होगा तो यकीनन जर्मनी और यूरोप को भी नुकसान होगा। परंतु यूरोप के लिए जो कुछ लोग कह रहे हैं जो भाई ठीक है, अगर यूरोप में ये नहीं जाता है तो वो चीन को ये वाली गैस सप्लाई करने देगा, इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि सभी चीज के लिए ये पाइपलाइन वगैरह की जरूरत होती है, पाइपलाइन बनना होता है और उसमें 5-10 साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है जो आज आपने यहां से टैप बंद किया और दूसरी तरफ से टैप खोल दिया तो आप जर्मनी, वो उधर से चीन को आप भेजने लगे, तो उससे उसको जरूर दिक्कत होगी। हालांकि ये भी सोचकर रखना होगा जो उसने करीब 600-650 बिलियन डॉलर के अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठे किए हुए हैं, तो इसीलिए उसने अपना एक ये कुशन बनाया हुआ। परंतु फिर भी उससे इससे जरूर चोट लगेगी, क्योंकि 2 चीजें वो करता है रूस जो है, 2 चीजें अपनी एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को चलाता है। कंज्यूमर गुड्स वगैरह कुछ नहीं है उसके पास, या उसके पास एनर्जी है, तेल है, गैस है, यूरेनियम है, और या उसकी मिलिट्री सप्लाईज है, मिलिट्री हार्डवेयर को वो एक्सपोर्ट करता है। तो अगर उसमें उसका गैस को रोक लगा दी जाए नॉर्ड स्ट्रीम से, तो तब उसको यकीनन इसका नुकसान होगा। दूसरी बात मैं इसमें यह कहूंगा, जो अगर टेक्नोलॉजी पर वो अंकुश लगा दिया जाए, जो कि मैं उम्मीद करता हूं जो अभी जब जो बाइडेन कुछ अनाउंस करेंगे तो उसको जरूर इंक्लूड करेंगे। तीसरी चीज, सभी लोग इसी के बारे में बात करते रहे हैं, जो ये स्विफ्ट जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस फैसिलिटी है, अगर इसके ऊपर बंधन डाल दिया जाए, ये अगर इसको निकाल दिया जाए, तो फिर उससे भी जैसे ईरान को निकाल दिया गया था, तो ईरान के ऊपर उसकी फॉरेन ट्रेड पर उसका काफी बुरा असर पड़ा था। तो अगर ये रूस के ऊपर भी ऐसे अंकुश लगता है तो उसकी भी फॉरेन ट्रेड के ऊपर असर होगा।
परंतु उसको थोड़ा सा वो चीन के साथ मिलकर अपनी लोकल करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी में, और पर्टिकुलरली अगर ऑयल है तो उसमें वो डील कर सकता है। और तीसरी चीज उसमें ये है, जो बैंकिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, और तीसरा है जो लोग कुछ हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस डिसीजन को लेने में, जो इन दोनों प्रांतों को इंडिपेंडेंस दी जाए, उनके ऊपर अगर टारगेटेड सैंक्शंस करते हैं, दोज हु आर क्लोज टू पुतिन, हु आर इंटिमेट विद पुतिन, अगर उसके ऊपर वो करते हैं सैंक्शंस, तो उसका बुरा असर जरूर उनके ऊपर पड़ेगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, बस 1 मिनट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे और दो पैनलिस्ट ने कहा, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं दोनों, जनरल बख्शी और जनरल कुलकर्णी। मेरा जो पोजीशन है उसमें श्वेता जी, इट इज समवेयर इन द मिडल ऑफ द टू। मेरे विचार से अगर वो वहां पर आते हैं ईस्ट यूक्रेन में, डॉनबास वगैरह में, दैट इन माय व्यू इज द फर्स्ट स्टेप टू वेजिंग एन इन्वेजन एंड वॉर। हावेवर, मैं ये नहीं सोचता हूं जो वो जाकर अंदर पूरे तरीके से तबाह कर देंगे, जैसे जनरल बख्शी ने कहा है। मेरे विचार से उनको वो फिर बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगे अगर पुतिन ऐसा करते हैं। मेरे विचार से उनका इरादा है जो वहां पर एक रेजीम चेंज होना चाहिए, कि में कोई ऐसा लीडरशिप आना चाहिए जो कि ज्यादा सहानुभूति है उसकी रूस के साथ, और वो ईयू और नेटो में ज्वाइन नहीं करना चाहे। तो इसीलिए अपने आप उन दोनों के बीच में, रूस के बीच में और नेटो के बीच में अपने आप बफर स्टेट बन जाएगा। क्योंकि अगर देखिए हम आर्ग्यूमेंट जो जनरल बख्शी का है वो फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब है जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश 2004 से नेटो के मेंबर हैं, और इन तीनों देशों के बॉर्डर्स वो मिलते हैं रूस के साथ। तो मतलब अगर वो कहता है रूस, जो भाई कोई भी नेटो का मेंबर मेरे साथ उसका सीमा नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर उसको दिक्कत उनके साथ भी होगी। परंतु यूक्रेन बड़ा देश है, इसीलिए वो चाहता है वहां पर एक ऐसी सरकार हो जो कि नेटो को ज्वाइन नहीं करे। तो मेरे विचार से वो उसका ऐसा रवैया होगा, ऐसा जाकर वहां पर एकदम ध्वस्त कर देना, एकदम नष्ट कर देना, मेरे विचार से उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो कि हमारे पैनलिस्ट ने कही, बिल्कुल ठीक कही, जो वहां पर मिलिटरीली यूक्रेन में देखिए कोई भी नहीं आएगा सहायता करने के लिए। रीजन भी ये नहीं जो नेटो के पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। रीजन इज जो नेटो अभी तक, यूक्रेन अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है। तो इसीलिए कोई उनके ऊपर ना तो लीगल ऑब्लिगेशन है, ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, और फिर वो अपने आप इसको अपना राइट एज्यूम करके वहां पर नहीं जा सकते हैं। सो द ओनली थिंग दे कैन डू इज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट, जो मेरे विचार से सभी देश, अमेरिका, यूके वगैरह वगैरह सभी देश उनको दे रहे हैं। परंतु वो मिलिटरीली वहां पर इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि लीगली नहीं कर सकते, उनका कोई राइट नहीं है वहां पर इंटरवीन करने का। जी, 3 अलग अलग राय हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की, और हम आपको बता दें बस कुछ ही मिनटों में अब जो बाइडेन मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या अमेरिका का रुख इस पर है। जनरल बख्शी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं बहुत इज्जत करता हूं, दोनों मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। मैं सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स में पॉइंट बाय पॉइंट लेना चाहूंगा। जब एक देश महसूस करता है कि उसके कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो बहुत सारी इकोनॉमिक पेन सहने के लिए तैयार रहता है। मसलन कि ईरान ने कितनी दर्द सह लिया है, रूस 30 सालों से, जैसे सजनार साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो सैंक्शंस को सह रहा है, वो इनको भी सह जाएगा। ठीक है, उससे वो अपने कोर स्ट्रेटेजिक जो है ऑब्जेक्टिव से नहीं हिलेगा। कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या वो डोनेत्स्क और लुहांस्क के 2 प्रांत हैं, जैसे कि सजेस्ट किया गया है कि बेस ये मिल जाए तो लड़ाई खत्म? क्या थी रूस की स्टेटेड रेड लाइंस, जो पुतिन लिख के दे चुके हैं कि यूक्रेन विल नॉट बी, गारंटी चाहिए रिटर्न कि वो हिस्सा नहीं होगा जो है नेटो का, और कोई जो है ऑफेंसिव वेपन नहीं लगाए जाएंगे उसके बॉर्डर्स के नजदीक, इनके जो बाकी 14 देश हैं।
अगर ये उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, उसने कोअर्सिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू की है। जैसा संजय जी कह रहे थे कि वो कोअर्सिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, यूज ऑफ फोर्स विदाउट वॉर है। लेकिन रशिया के जो केस में यूज ऑफ फोर्स विदाउट वॉर, जो एस्केलेशन लैडर उसने कैलिब्रेट की हुई है, उसमें यह बिल्कुल शामिल है कि अगर उसके कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल हुए तो वो उनको लड़ाई के जरिए हासिल कर सकता है। अभी तक वो बिल्कुल डिटर नहीं हुआ है इकोनॉमिक सैंक्शन से। और मेरा, अगर आप रूसियों को देखें कैजुअलिटीज, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 मिलियन कैजुअलिटीज सफर की है, किसी और देश ने इतनी कैजुअलिटीज नहीं सफर करी। तो जो रशिया की कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब पेन एंड पनिशमेंट वो बहुत हाई है। और अब रूस को लगातार लग रहा है कि 1990 के बाद लगातार उसको धक्का दिया गया है, उसको जैसे पुश किया गया है, बुली किया गया है, और अब वो समझता है कि वो इस मिलिट्री हालात में है, इस इकोनॉमिक ताकत है उसके पास कि वो अपने राइट्स असर्ट कर सके, वो यूरोपियन सिक्योरिटी का रीस्ट्रक्चरिंग उसको मांगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इफ दैट इज द ऑब्जेक्टिव, ही कैनॉट जस्ट अनाउंस यस मैंने दोनेत्स्क ले लिया, मैंने लुहांस्क ले लिया, अब मैं वापस जा रहा हूं। ही विल लूज फेस डोमेस्टिकली, ही विल लूज फेस इंटरनेशनली। उसको कुछ करना होगा। याद रखें ऑपरेशन पराक्रम, याद है आपको, जब पाकिस्तान ने हमारी पार्लियामेंट पे हमला किया, हमारी तकरीबन सारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वहां पे लग गई थी। प्रॉब्लम क्या था? हम बगैर कुछ करे 1 साल के बाद वापस आ गए, बगैर कुछ करे। उसके बाद भी कितने टेररिस्ट हमले हुए हैं हमारे ऊपर, ठीक है, उसके बाद भी कितने टेररिस्ट हमले हुए हैं हमारे ऊपर, शामिल आपका पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्योंकि उस वक्त हमारे पास मिलिट्री टेक्निकल सुपीरियरिटी पाकिस्तान के ऊपर इतनी नहीं थी कि हम उस पर पूरी तरह हावी हो सकते थे। दूसरा, हमारा जो इंटेंट टू टेक मिलिट्री एक्शन वाज नॉट। जनरल बख्शी, एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, वो ये कि रूस ने ये निर्णय किया है कि जितने राजनयिक उसके हैं यूक्रेन में, उन सबको वो वापस लाएगा, यूक्रेन से अपने राजनयिकों को वापस लाएगा रूस। ये रूस की तरफ से घोषणा की गई है। एक के बाद एक हम आपको बता रहे हैं, पिछले 2 घंटे में जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, वो बहुत सारे सवाल हमारे सामने छोड़ रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, अगर हम वाकई ये समझें कि नहीं, रूस केवल ये चाह रहा है कि वो अपना दबदबा दिखा दे, तो उसके पार्लियामेंट से इस तरह की इजाजत मिलना कि आप सेना को बाहर ले जा सकते हैं, या रूस का यह कहना कि हम अपने डिप्लोमैट्स को यूक्रेन से वापस ला रहे हैं, फिर ये किस ओर इशारा कर रहा है? श्वेता जी, पुतिन ने रशिया को 2000 से लेकर के आज तक उस मकाम पर जा पहुंचाया है जहां पे आज पुतिन निर्णय लेने के काबिल हैं। वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो वो चाहते थे 94 में, वो नहीं ले सके हैं, और या रूस नहीं ले सका है। और 2000 के बाद भी जिस प्रकार से नाटो लगातार अपने को बढ़ा रहा था, वो भी वो अपना रूस रोक नहीं सका। लेकिन आज की तारीख में रूस, पुतिन है, रूस को उस मकाम पर ला जा पहुंचा है, नंबर 1। नंबर 2, रूस को भी अब अपना पुतिन दिखाना चाहते हैं कि जो रूस है वो कोई माने रखता है, और रशियंस को भी दिखाना चाहते हैं कि पुतिन जो है वो ऐसे निर्णय लेगा उनके फायदे के लिए होंगे। तीसरी बड़ी बात, जो यूक्रेन है, यूक्रेन को लेने के लिए भी अपना पुतिन को मालूम है कि बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, रूस का भी होगा। और उसके बाद क्योंकि जिस प्रकार से चाहे छोटा ही मसला हो, तुर्की जो है लगातार यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है, ये सोच करके कि अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर अजरबैजान को ड्रोन देने के बाद जो हालात आर्मेनिया के उन्होंने क्या, हो सकता है कि यूक्रेन उस तरीके से करे, हो सकता है अमेरिका कराने की कोशिश। तो रूस जो है इन बेट से बचेगा। कभी भी उसको मालूम है कि सिविल वॉर नहीं चाहता है रूस, कभी भी यूक्रेन के अंदर उसको मालूम है कि वेस्टर्न यूक्रेन में पिछले 15 साल में, अगर आप वेस्टर्न यूक्रेन में नॉर्मल जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनमें रूस में भी लिखा जाता था और यूक्रेनियन भाषा में भी लिखा जाता था।
लेकिन आज की तारीख में जो मेरे दोस्त भी उधर है वो कहते हैं कि तकरीबन रूस का जो दबदबा है वेस्टर्न यूक्रेन से हट गया है, और खासकर 2014 के बाद, और 2014 के बाद जो वहां पे रेजिम है वही रेजिम आज है जिसको रूस का रेजिस्टेंस माने हैं। लेकिन रूस जो है वो जानता है कि कितना और कहां तक जाना है, और मैं जनरल बख्शी साहब से बिल्कुल सहमत हूं। सिर्फ लुहांस और अपना ये डोनेट्स्क से लेकर के वो नहीं होंगे, जरूर उनको कॉरिडोर भी चाहिए। आफ्टर क्रीमिया से लेकर के ओडेसा, माल्को, और ये पूरा कॉरिडोर लेंगे जिससे कि ईस्ट यूक्रेन पूरा बफर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रूस आज की तारीख में अब जितना रूस ने किया है, मेरी राय ऐसे है कि रूस वहां तक सीमित रखेगा, बाकी जो कार्रवाई रूस करेगा वो डेटरेंस के तौर पर होगा। अभी देखेंगे अगले 15 मिनट में बाइडेन क्या कहते हैं, उसके सैंक्शंस के ऊपर निर्भर है, लेकिन सैंक्शंस का असर रूस के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि रूस को सैंक्शंस के क्या लेना देना है। तो जो भी सैंक्शन होंगे लिमिटेड, अब अमेरिका के भी सैंक्शंस आप देखिएगा बहुत लिमिटेड डीलिंग्स है ये डोनबास रीजन के साथ। बाकियों के सैंक्शन देखिए सिंबॉलिक सैंक्शंस हैं। सब कोई जानता था रूस क्या करने वाला है, हम लोगों को रिपोर्ट मिल रही है हर घंटे की कि रूस सैटेलाइट पिक्चर्स के द्वारा इधर उसने मोबाइलाइज किया है, अपने लॉन्च पैड पर आ गया, ये कर, सब कुछ मालूम है। उसके बाद भी सैंक्शन देखिए क्या आए हैं, सिंबॉलिक सैंक्शन। तो रूस भी जानता है, पश्चिमी देश भी जानते हैं, यूक्रेनियंस भी जानते हैं, यूक्रेन की जो पश्चिमी सरकार है वो भी जानती है कि ईस्टर्न यूक्रेन जो है, खासकर डोनबास रीजन जो है, वो किसी भी हालत में उनके पास नहीं था, और वो रूस के ही दबदबे में था, और सेपरेटिस्ट को पूरा सपोर्ट रूस का था। और सीज फायर लाइन जो थी मिन्स्क एग्रीमेंट के द्वारा, उसमें भी 15 किलोमीटर का अंतर है बिटवीन यूक्रेनियन आर्मी। उसके लिए अभी अगर रशियन पार्लियामेंट अपने पुतिन को ये इजाजत देती है कि वो इस्तेमाल कर सकती है, तो इस्तेमाल करने के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं उनको। पर लेकिन ये सोचना कि रूस जो है अपनी आर्मी को लेकर के पूरा यूक्रेन में इन्वेजन करेगा, मेरी राय में मुझे नहीं लगता, बिकॉज रूस को भी मालूम है, विश्व को भी मालूम है, चीन भी जानता है। चीन को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, स्टेटमेंट देखिए उसी से पता चल जाता है कि चीन रूस को क्या बताना चाह रहा है। हाँ श्वेता जी। जनरल बख्शी देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि हम तकरीबन एक समन्वय पे आ रहे हैं, जनरल साहब और मैं। दो ऑप्शंस हैं जो भी हमने वॉर गेम किए हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू की टीम ने। एक लिमिटेड वॉर ऑप्शन है, एक फुल स्केल वॉर ऑप्शन है। सो अब ये टॉस अप है बिटवीन मिलिट्री एक्सपर्ट्स कि वो लिमिटेड वॉर करेगा या फुल स्केल वॉर करेगा। लिमिटेड वॉर में मैंने जैसे बताया, खार्किव जो पुरानी कैपिटल थी उसको पकड़ने की बात की गई है, मारियोपोल और ओडेसा के 2 पोर्ट्स को पकड़ने की बात की गई है। जो यूक्रेनियन ट्रूप्स जो डोनेट्स और जो एलपीके के चारों तरफ लगे हैं, क्रीमिया से उनको पीछे आके स्ट्राइक करने की बात आज अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे थे। और ये जो बात मैंने बताई कि नुकसान पहुंचा के वापस आ जाए, ये मेरा आइडिया नहीं है। ये प्रोफेसर मीरशाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, बहुत बड़े जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट माने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि अगर वो जाके पकड़ लेता है, यूक्रेन को कब्जा कर लेता है, तो उसके लिए अफगानिस्तान बन जाएगा। उसमें उनका कहना है कि कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। क्या हम बांग्लादेश को पकड़ के बैठ गए थे? 14 दिन में खत्म किया और महीने के 2-3 महीने में बाहर आ गए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। क्विक ब्लिट्जक्रीग स्टाइल ऑपरेशन टू बाईपास मेजर सेंटर्स ऑफ ऑपोजिशन, सराउंड देम। हम सब जानते हैं बाईपासिंग कैसे की जाती है, जो है एनवलपिंग कैसे की जाती है। हमने बांग्लादेश में करी थी और 14 दिन में ऑपरेशन खत्म था और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। सो कोई वहां पे बैठ के गुरिल्ला युद्ध सहने की जरूरत नहीं है, ये बात की जा रही। ये 2 ऑप्शन है। अब देखें साहब, ये तो कौन कह सकता है, ये तो पुतिन साहब ही जनरल बख्शी और जो बातें आप कर रहे हैं उसी के समर्थन में ये खबर नहीं आई है हमारे सामने। ये न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से कहा गया है कि रूसी सेना के 100 ट्रक यूक्रेन की तरफ रवाना हुए हैं। रूसी सेना के 100 ट्रक रवाना किए गए हैं यूक्रेन की तरफ, यानी कि वहां पार्लियामेंट की तरफ से हरी झंडी दी गई और यहां 100 ट्रक के रवाना होने की खबर सामने आ रही है। गौरव सावंत सीधे यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव,
यूक्रेन में लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि अब जो बाइडेन की जो बोलते हैं वहां पर वो सारी चीजें ही सहारा रह गई हैं। अगर रूस वाकई अपनी तरफ से 100 ट्रकों की कूच करा रहा है यूक्रेन की तरफ, तो ये बहुत गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा कर रहा है। स्थिति बेहद गंभीर है श्वेता। इस समय तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव से पूर्वी यूक्रेन की ओर जा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और जिससे बात करता है खासतौर पर पूर्वी यूक्रेन में। कल हम लोग खार्किव इलाके में थे, पूर्वी यूक्रेन के, जो सीमा से, रूस यूक्रेन सीमा से महज 25 किलोमीटर दूर है, और वहां पर अभी से कहा जाने लगा है कि रूस की बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोपे, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ये सब बहुत बड़ी संख्या में बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। और अगर राष्ट्रपति पुतिन का आदेश आता है तो उनको आधा घंटा भी नहीं लगेगा और वो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। ये तो हुई एक बात। उसके अलावा 30,000 से ज्यादा रूस के सिपाही इस समय बेलारूस उत्तर में मौजूद हैं और उनको महज 90 मील का रास्ता तय करना है, और यूक्रेन की राजधानी कीव उनके निशाने पर होगी। और ये तो अगर आप केवल ग्राउंड ट्रूप्स की बात करते हैं, हमारे साथ राजेश पवार हमारे विशेषज्ञ भी हैं और वो नेटो, यूक्रेन और रशिया पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। राजेश हमारे साथ हैं जब हम पूर्वी यूक्रेन की इस सीमा पर जा रहे हैं जहां इस समय जबरदस्त तनाव है। श्वेता, राजेश, आपके गौरव, हम इसी खबर पर बने रहेंगे कि 100 ट्रकों को रवाना होते हुए रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने कहा है कि एक चश्मदीद के हवाले से वो ये खबर दे रहे हैं, और इस तरह की अगर तैनाती होती है गौरव, तो ये वाकई अभी तक की तैनाती जो बेलारूस या फिर ईस्टर्न यूक्रेन में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके अतिरिक्त ये जो हुआ है वो रूसी संसद से इजाजत मिलने के बाद हुआ है। गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, और रूस की संसद के आदेश के बाद या रूस की संसद की हरी झंडी के बाद जिस तरह से डोनेट्स्क की बात करें या हम बात करें उस पूरे इलाके की, लुगांस्क की या लुशांक की, अगर ये 100 ट्रक अब आ रहे हैं इस इलाके में, इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, अभी जो रूस की संसद है उसने राष्ट्रपति पुतिन को गो अहेड दे दिया है कि आप देश के बाहर जो फोर्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी रूस जो कर रहा है वो लुगांस्क और दोनेस्क जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गई हैं अभी रूस के हिसाब से, वहां वो अपनी सेना भेज रहा है, और वहां जो है पहले वो अपनी जो डिफेंस को पुख्ता करेगा, उसके बाद वो कोई कार्रवाई करेगा। और अगर साइमल्टेनियसली, साथ के साथ, अगर रशिया ये प्लान करता है कि उसको यूक्रेन पर हमला करता है, तो उसके पास और भी कई विकल्प बाकी हैं। जैसे वो बेलारूस से कर सकता है, दक्षिण में वो क्रीमिया पेनिनसुला से कर सकता है। तो रूस के पास डोनबास के अलावा और डायरेक्शंस खुली हैं हमला करने के लिए। और डोनबास में श्वेता जो कहा यह जा रहा है, जो रक्षा विशेषज्ञ यहां कह रहे हैं कि वो तो यूक्रेन की सेना को उलझाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है रूस के पास। यूक्रेन की सेना और बड़ी संख्या में उनकी सेना डोनबास के इलाके में उलझी है, और रूस किसी भी और इलाके में कुछ करने में सक्षम है। जो मदद यूक्रेन को मिलेगी नेटो देशों से या अमेरिका से, वो केवल इंटेलिजेंस के रूप में मिलेगी, लेकिन उस इंटेलिजेंस या सैटेलाइट इमेजरी या फिर जो इक्विपमेंट मिल रहा है $500 मिलियन की, चाहे वो जैवलिन मिसाइल्स हो या फिर और एम्यूनिशन हो, उसके अलावा केवल यूक्रेन के सैनिकों को यूक्रेन की रक्षा करनी है। क्या इसमें वो उतने सक्षम हो पाएंगे रूस जैसी महाशक्ति के सामने? ये सबसे बड़ा प्रश्न है श्वेता।